और संजय कुमार चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। संजय चड्ढा जी, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न लगातार बहुत वर्षों से उठाया जा रहा है और ये कम से कम दिल्ली में तो हम बार बार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना कि कौन है ये एलजी और कहां से आ गया। क्या संवैधानिक व्यवस्था है, एलजी का क्या रोल है और किस तरह से इसको समझना चाहिए? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर क्यों नहीं है और क्यों आखिर एलजी की जरूरत ही क्या है? देखिए, क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड हैं वो हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। जी। और जो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि दिल्ली भी शामिल होता है, हम्म। वो उनके लिए जो वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होते हम्म। हैं। प्रेसिडेंट उनका हेड होते हैं। जी। अब जहां तक प्रश्न है कुछ एक स्टेट्स का, मेरे ख्याल पुडुचेरी में भी ऐसा है और दिल्ली में भी ऐसा है, हम्म। जहां पे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा आर्टिकल 239 AA हम्म। और AB में उसका व्याख्यान किया गया है हम्म। बड़े स्पष्ट शब्दों में कि क्या क्या पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ के एलजी को दे रखे। तो डेलीगेशन ऑफ पावर हुआ हम्म। उनके द्वारा। जी। तो ये अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए उस हम्म। परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कहूं, नंबर वन। जी। सो जी। संविधान के अंदर उनकी शक्तियां वर्णित हैं। हम्म। अब जहां तक बात एक बार बार उठती है कि पुलिस हो गई, लैंड हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गया, हम्म। इनके संबंध में हमको पूर्ण शक्तियां नहीं दी गई हैं, हम्म। ऐसा कहा जाता है विधानसभा द्वारा। या यूं कहिए कि जो मुख्यमंत्री हैं वो पुनः पुनः इस चीज को बार बार कहते हैं। बिल्कुल सही जी। बात है। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है हम्म। जो जिसे कहते हैं ना, जो लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 1, 2 और 18, हम्म। जिनमें ये तीनों चीजों का बारे में बताया गया है। ये हम्म। तीनों चीजें वहां पे वर्णित है और उसमें वो पावर्स जो है वो स्टेट के पास नहीं है, बल्कि ये पावर एलजी के पास है। जी। बाकी रेस्ट जितनी हम्म। पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, चुनी हुई पावर जो हम्म। जो सरकार है उसके पास है। हम्म। ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम्म। और हम सब कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ से हम्म। गवर्न होते हैं, हम्म। इसलिए हमको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ हम्म। पे और भी कई इश्यूज हैं, अगर आप चाहें 2 मिनट में और बोल जी जी, सकता हूं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जी। जैसा कि कुछ एक जगहों पे हमने देखा था पिछले दिनों में, जो सुप्रीम कोर्ट है उनका हम्म। भी एक निर्णय आया था। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ ये बड़े स्पष्ट शब्दों में एक तो बात कही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कंट्रोल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, उसको तो आप फॉलो करेंगे ही। जी। और उन चीजों की बड़ी परिपक्वता से जो जनमानस है उनके भले के लिए जो चीजें हो रही हैं, हम्म। उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे हम्म। वो कोई भी पक्ष हो, वो उसके अंतर्गत ही कार्य करेगा। तो जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी कहा है जी। बड़े स्पष्ट शब्दों में। जी जी, निश्चित तौर पर। संजय जी, जब हम बात संविधान की करते हैं, अभी आपने बड़ा विस्तार से समझाया शुरुआत में कि किस तरह से एलजी के या किसी भी राज्यपाल के, उपराज्यपाल के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। अगर जिस तरह का ये जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है बार बार, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में इस तरह का विवाद हो रहा है और फिर जो राइट्स, जो पावर्स जो एलजी को दिए गए हैं, अगर इस तरह की अनुशासनहीनता की जाए या उनके पावर्स को मानने से इनकार किया जाए, तो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस इसमें देखने को मिलते हैं? देखिए, जहां तक बात है अनुशासनहीनता की हम्म। और परिपक्व शब्दों के इस्तेमाल न करने की, जी जी जैसा जी। कि जी, दरअसल मेरी आरोप मंशा है। वही थी पूछने की। जी। हाँ, हम्म। तो हम्म। उसमें मैं ये कहूंगा कि हम्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कि हम्म। भाई आप अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे, हम्म। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या ये थोड़ा मर्यादित तो नहीं ही है। इसमें हम्म। मैं भी अपनी ओपिनियन यही समझता हूं, मेरा भी हम्म। अपना मंशा यही है, क्योंकि हम्म। हमको किसी भी व्यक्ति की हम्म। मर्यादा के खिलाफ नहीं जाना है। ऐसा हम्म। बहुत एक साधारण सी बात है, इसमें तो किसी कानून की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एज फार एज
स्पेसिफिक क्वेश्चन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रोविजन किया गया है कि सदन में अगर अमर्यादित भाषा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो जो स्पीकर हैं उनको उस चीज को, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जो डिस्कस हुआ है उसको रिमूव करने का अधिकार है, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों की उस पर बात करें तो साइलेंट। वापस जाऊंगा संजय चड्ढा जी, कुछ आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी बात कहिएगा ही, लेकिन ये जो विवाद है दरअसल राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच में, ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, और भी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से ये जो पूरा विवाद है, कैसे इसको समझना चाहिए, कैसे इस पर कोई लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, ये एक बहुत मैं तो यहां तक जाऊंगा कि पुराने समयों में भी हमने देखा है कि जब जहां पे कहीं पे विपक्षी दल की सरकार होती है वहां पे गवर्नर और उनमें डिस्प्यूट और इस तरह की चीजें पाई गई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जैसा कि अभी मैं बहुत आदर के साथ, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, जैसे मेरे छोटे भाई अभी शिवम जी कह रहे थे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और ये सब चीजें भी मेरा आपसे अनुरोध है कि हमको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप भी आपको बहुत बड़े लोग देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक का ये, लोकतंत्र का ये एक तकाजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र का एक तकाजा है, और मुझे लगता है कि सी मर्यादा में, और अभी तो इनके समक्ष दोनों मेरे युवा लोग हैं, मैं दोनों का बहुत आदर करता हूं, दोनों के समक्ष बहुत बड़ा रास्ता है, अभी आपको थोड़ी सी मर्यादा हम सबको रखनी चाहिए। जी, ऐसा मेरा मानना है। एक बात बहुत जल्दी से संजय जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बाकी राज्यों में जो इस तरह की डिबेट चल रही है और इस तरह का जो पूरा दिक्कत आ रही है, किस तरह से इसको समझा जाए, कैसे इसको क्या खत्म करने का कोई तरीका है? बहुत जल्दी से संक्षेप में आप समझा दीजिए। देखिए, इसमें एक तो ये जो इस तरह का द्वंद्व है, ये हम हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं, और उसका रीजन है, हमने देखा कि सरकारें हटा दी गई चुनाव हारने और चुनाव जीतने के बल पे, तो वो सब होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में परिपक्वता दी है। अब इस तरीके से सरकार नहीं हटाई जा सकती जैसे कि पहले हो जाता था। 7 या 8 सरकारें चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई तो 8 सरकारें चली गई, तो परिपक्वता आ रही है। और ये छोटी मोटी चीजें अगर हमारे लीडर्स इस चीज को ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि द्वंद्व तो दोनों पक्ष से है, मैं बहुत स्पष्ट बातों में बोल रहा हूं। अगर ये मर्यादा का जहां तक प्रश्न है उसको रखा जाना चाहिए, लॉ प्रोग्रेसिव है। अगर मैं लीगल, क्योंकि मैं एक लीगल व्यक्ति हूं, मैं किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू यहां नहीं रख रहा हूं, लेकिन लॉ ग्रो कर रहा है, लॉ अभी पहले से स्ट्रांग हो चुका है, अब अस्थिरता जो है वो नहीं है, और उसी के आधार पे हम सब लॉ से ही गवर्न होते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन से ही गवर्न। जी जी बिल्कुल, और लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे युवा जो हैं वो उत्साहित भी हैं, और जो पारदर्शिता आई है इस पूरे सिनारियो में वो उत्साहित करने वाली। बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए, और निशांत, सौरभ, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और अगली खबर हमारी जो है वो एलजी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जो दिल्ली में आपस में जो उनकी खींचतान है, कहीं ना कहीं कही जाए कि केजरीवाल जिस तरह से एक के बाद एक उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर के एलजी कहीं ना कहीं दुखी थे। उन्होंने एक पत्र लिखा, और उसके बाद क्या कुछ हुआ इस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने बार बार ये कहा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में, कि कौन है ये एलजी, कहाँ से आए हैं ये एलजी, और इस तरह से इस पर बात करते हैं कि कौन है एलजी। पर केजरीवाल को एलजी का क्या जवाब आया? अपने तीखे हमले और अमर्यादित बोल को लेकर मीडिया की सुर्खियों में होते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। कौन है एलजी पर केजरीवाल को एलजी का जवाब आया है, और एलजी ने एक पत्र लिखकर अपना जवाब दिया है। अपने तीखे हमले और अमर्यादित बोल को लेकर मीडिया की सुर्खियों में होते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। कई बार वो उनके जो बोल हैं वो अमर्यादित हो जाते हैं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में केजरीवाल ने पूछा था कि कौन है एलजी, कहां से आ गया एलजी, कहां के एलजी। आज एलजी विनय कुमार सक्सेना ने चिट्ठी लिखकर इस बात का जवाब दिया है। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में एलजी ने कहा कि अगर आप देश के संविधान को देख लें तो मिल जाएगा जवाब। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, ये कहा एलजी ने अपनी चिट्ठी में।
एलजी सक्सेना ने केजरीवाल के हेडमास्टर के जवाब में पूछा है एक अहम सवाल। एलजी को हेडमास्टर बताया था केजरीवाल ने और उस पर एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जमीन अलॉट होने के बावजूद दिल्ली में 8 सालों में क्यों नहीं बन पाया कोई भी स्कूल। एलजी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगातार कम हो रही उपस्थिति पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में सब्सटैंशियल जो है वो गिरावट आई है उपस्थिति में। उन्होंने निजी स्कूलों में छात्रों की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाया कि क्यों नहीं लोग सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं अपने बच्चों को। उन्होंने कहा कि वे एक हेडमास्टर नहीं बल्कि एक नागरिक होने के नाते जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का करते हैं प्रयास। तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस की रैली में केजरीवाल ने उठाया था गवर्नर बनाम मुख्यमंत्री का मुद्दा। और कई राज्यों का हवाला देकर केजरीवाल ने गवर्नर पर निशाना साधा था और ये बात बार बार कही जा रही है कि राज्यपालों की जरूरत क्या है। भारत के संघीय व्यवस्था में गवर्नर और राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर बनी है संवैधानिक व्यवस्था। इस बात को समझने की जरूरत है और ऐसे में राज्य के प्रमुख के रूप में गवर्नर के पास भी होते हैं निर्णय लेने के अधिकार, जिसको जानना समझना चाहिए। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सियासी दल राज्यपाल और उपराज्यपाल पर करते हैं टीका टिप्पणी और उसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश की जाती है। दरअसल राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसका मकसद होती है, लेकिन संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के लिए शब्दों के चयन में मर्यादा जरूर होनी चाहिए। इस बात को सभी कह रहे हैं कि कौन है एलजी, पर केजरीवाल को एलजी का जवाब आया है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ विधानसभा में कहा था सीएम अरविंद केजरीवाल ने। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। शिवम छाबड़ा जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, घनेंद्र भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और संजय कुमार चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। संजय चड्ढा जी, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न लगातार बहुत वर्षों से उठाया जा रहा है और ये कम से कम दिल्ली में तो हम बार बार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना कि कौन है ये एलजी और कहां से आ गया। क्या संवैधानिक व्यवस्था है, एलजी का क्या रोल है और किस तरह से इसको समझना चाहिए? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर क्यों नहीं है और क्यों आखिर एलजी की जरूरत ही क्या है? देखिए, क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड हैं वो हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, और जो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि दिल्ली भी शामिल होता है, वो उनके लिए जो वो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होते हैं। प्रेसिडेंट उनका हेड होते हैं। अब जहां तक प्रश्न है कुछ एक स्टेट्स का, मेरे ख्याल पुडुचेरी में भी ऐसा है और दिल्ली में भी ऐसा है, जहां पे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन की धारा आर्टिकल 239 AA और AB में उसका व्याख्यान किया गया है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि क्या क्या पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहां के एलजी को दे रखे। तो डेलीगेशन ऑफ पावर हुआ उनके द्वारा। तो ये अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए उस परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कहूं। नंबर 1, संविधान के अंदर उनकी शक्तियां वर्णित हैं। अब जहां तक बात एक बार बार उठती है कि पुलिस हो गई, लैंड हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गया, इनके संबंध में हमको पूर्ण शक्तियां नहीं दी गई हैं, ऐसा कहा जाता है विधानसभा द्वारा, या यूं कहिए कि जो मुख्यमंत्री हैं वो पुनः इस चीज को बार बार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है जो जिसे कहते हैं ना, जो लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 1, 2 और 18, जिनमें ये तीनों चीजों का बारे में बताया गया है। ये तीनों चीजें वहां पे वर्णित है और उसमें वो पावर्स जो है वो स्टेट के पास नहीं है, बल्कि ये पावर एलजी के पास है। बाकी रेस्ट जितनी पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, चुनी हुई पावर जो सरकार है उसके पास है। ऐसा प्रोविजन
कॉन्स्टिट्यूशन में है और हम सब कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, इसलिए हमको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे और भी कई इश्यूज हैं, अगर आप चाहें 2 मिनट में और बोल जी जी सकता हूं। बिल्कुल 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 जी। जैसा कि कुछ एक जगहों पे हमने देखा था पिछले दिनों में, जो सुप्रीम कोर्ट है उनका भी एक निर्णय आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये बड़े स्पष्ट शब्दों में एक तो बात कही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, उसको तो आप फॉलो करेंगे ही, और उन चीजों की बड़ी परिपक्वता से जो जनमानस है उनके भले के लिए जो चीजें हो रही हैं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, वो उसके अंतर्गत ही कार्य करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी कहा है बड़े स्पष्ट शब्दों में। जी जी निश्चित तौर पर। हमारे साथ में घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, आम आदमी पार्टी से। स्वागत है घनेंद्र जी आपका। घनेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है, ये विवाद तो दरअसल देखा जाए तो राज्यपालों का और मुख्यमंत्रियों का, उपराज्यपाल का दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ में लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन ये जो शब्दों की मर्यादा है, कम से कम उसका ख्याल रखा जाना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये देखने में आ रहा है, भाई आरोप लगाकर माफी मांग लेंगे, कुछ भी आप कभी भी कह देंगे किसी को, ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और कम से कम एलजी के प्रति सम्मान तो होना चाहिए, आप उनसे मतभेद रख सकते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई किसी एलजी से नहीं, हमारी लड़ाई विनय सक्सेना से भी नहीं है। हमारी लड़ाई है देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की, और हम वही काम कर रहे हैं जो संविधान में लिखा। देखिए, देश जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोकशाही से चलता है, लोगों का एक मैंडेट है, लोगों का जनादेश है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने के लिए चुना है, अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए चुना है। ये लोगों का जनादेश है, लोगों ने मैंडेट देके हमारी सरकार बनाई, 70 में से 62 सीटें देके। अब हो कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रोज हमारे कामों को रोक रहे हैं। अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 3 चीजें हैं, 3 रिजर्व सब्जेक्ट है, एक है लैंड, एक है पुलिस, एक है पब्लिक ऑर्डर। ये एलजी साहब के सब्जेक्ट है, और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, ट्रांसफर सब्जेक्ट, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये 3 काम एलजी साहब करेंगे, बाकी सारे काम दिल्ली की चुनी सरकार करेगी। हम काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक विनय सक्सेना साहब आते हैं, और विनय सक्सेना साहब पहले दिन से, जिस दिन वो आते हैं उस दिन से एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल विद्वेष के तहत चलते हुए, पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते हुए वो आते ही दिल्ली सरकार के कामों को रोकना शुरू कर देते हैं। पहले दिन उनका क्या काम होता है कि आते ही दिल्ली सरकार की सारी फाइलें उठा लेते हैं, और रोज उनका क्या काम है, रोज सीबीआई को एक फाइल भेजते हैं, आज एक्साइज ले जाओ, आज ट्रांसपोर्ट ले जाओ। लेकिन जो भ्रष्टाचार जैसे मामले हैं, या जो उन्होंने प्रश्न उठाया है, दरअसल चाहे वो स्कूलों का प्रश्न उठाया है कि पिछले 8 वर्षों में एक भी स्कूल नहीं बने, चाहे वो शिक्षा में जो एनरोलमेंट है बच्चों का, वो जो प्रश्न है, प्रश्न तो वाजिब उठाए हैं, तो उसका जवाब मुझे लगता है कि शालीनता और मर्यादा से दिया जा सकता है। लेकिन अगर भाषा मर्यादित हो तो शायद जो पूरा जो बहस है, जो विमर्श है, वही बड़ी उसमें कड़वाहट घुल जाती है। ये बात आप नहीं मानते? देखिए, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत सारी चीजें चलनी चाहिए। हम भी तो ये कह रहे हैं, हम ये चलनी चाहिए संवैधानिक, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपका देखिए वो पॉलिटिकल जो राइवलरी है, हम क्या कह रहे हैं, स्कोर करने की, वो आप करते रहें, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन तो ठीक हो। जी, हम क्या कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो पद है, ये एक संवैधानिक पद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे, तभी उनको एलजी बनाया है, लेकिन आज वो संवैधानिक पद थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह रिएक्ट ना करें। इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के शिवम छाबड़ा जुड़े हुए हैं। शिवम छाबड़ा, इस बात का तो वो शायद जवाब घनेंद्र भारद्वाज जी नहीं दे रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा क्यों लांघी गई, लेकिन इस बात का जवाब जरूर चाह रहे हैं आपसे कि पॉलिटिकल एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं एलजी सेंटर के। देखिए, आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का अर्थ ये है कि उनको एक बार 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 समझ में नहीं आती। शायद सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है, वो मेरे जो शब्द मैंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा उसको ज्यादा अच्छी तरीके डिकोड कर पाएंगे। जी, कनेल बाबू भी समझदार व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा था।
संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करना, उसका अपमान करना, उसका अनादर करना, ये उनकी पार्टी के नेताओं की, उनके मुख्यमंत्री की नियति है। इसमें कोई नई बात नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जिस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये हवाला दे रहे हैं भाई, इनको शायद उस ऑर्डर को पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ, बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा है, और यदि मैं गलत हूं तो कृपया करके जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हमारे पैनल पे मौजूद हैं, मुझे प्लीज ठीक कर दे। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि दिल्ली के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मुख्यमंत्री नहीं है। ये दिल्ली का संविधान ऐसा है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर है, और कहीं ना कहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से जनादेश आम आदमी पार्टी के पास है। उनको कोई भी नए नए काम करने में कोई रोकने की कोई सवाल नहीं पैदा होता। जो उनके अधीन काम आते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना कभी हुआ है, ना कभी होता है, और इतिहास गवाह है। नरेंद्र बाबू पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनसे भी पूछ लीजिए, सत्ता उन्होंने भी दिल्ली के अंदर में चलाई है, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही है, केंद्र के अंदर में अटल जी की सरकार रही है। मुझे नहीं लगता ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी कभी दिल्ली ने कभी झेली है। जिस प्रकार का एक अनावश्यक और हम कह सकते हैं एजेंडा और प्रोपेगेंडा अरविंद केजरीवाल रन कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की शब्दावली इतनी ऊंची है, इतनी 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 निम्न स्तर की है कि मुझे लगता है कि अगर आज उस पर आप मुझसे मेरा कमेंट मांगेंगे तो एक आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया जी, एक बार अपना सेंटेंस फिर से दोहराएं। मुझे लगता है कि आप मुझसे उस पर भी कमेंट मांगेंगे तो विश्वास मानिए मैं उसमें कमेंट देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं उनके स्तर पर नीचे नहीं गिरना चाहता हूं। मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं दिल्ली के विषयों को लेकर के जिस प्रकार से उनकी अनावश्यक राजनीति चल रही है, मैंने कहा ना पर्सनल को सेटल करने का आपको बहुत मौके मिलेंगे। जैसे आपने कहा, आप सेटल कीजिए ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कल्पना करिए कि दिल्ली की शिक्षा नीति पे वो बात करते हैं, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कह रहा हूँ, और एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी के अंदर इसको बिल्कुल आधिकारिक रूप से ऑफिशियल फैक्ट्स देते हुए दिल्ली के एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी में इसको कहा है कि साहब आपने केवल हफ्ते भर के लिए आप फिनलैंड को इन प्राइवेट टीचर्स को भेजना चाहते हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। भाई हफ्ते भर में कौन सी ट्रेनिंग वो लेना चाह रहे हैं कि जो आपको देश के अंदर में हमारे देश के टॉप से टॉप आईआईएम और आईआईटी में नहीं मिल सकती है? इसका जवाब दे दे। इसका कोई फैक्चुअल आंसर नहीं है। अगर पॉलिटिकल टूर के तौर पर भेजना है तो अलग विषय है, उसका हेडलाइन दे करके, टूरिज्म दे करके आप उनको भेज दीजिए, ये आपका प्रोरोगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहा दिल्ली के अंदर शिक्षा की स्थिति, आपने बार बार एक बार आरोप लगाया कि साहब दिल्ली के अंदर आपको लैंड नहीं मिलता है। 13 प्लॉटों का आवंटन दिल्ली के अंदर में डीटीए ने दिल्ली सरकार को करके क्लियरेंस करके दे दिया। आज से लेकर के 7 साल के अंदर में दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बना, दिल्ली में नया एक कॉलेज नहीं बना पाए। और जिन कॉलेजों की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 12 ऐसे कॉलेज है जो आज, सही विश्वास मानिए, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी फंडिंग दिल्ली सरकार करती है। अब आप इन बातों का जवाब इसका जवाब ले लेते हैं घनेन्द्र भारद्वाज जी से। कितनी करना चेक कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। उनके पास में बातचीत करने का कोई विषय नहीं, इसलिए वो निम्न स्तर पर गिर कर प्रयास करते हैं कि कुछ हेडलाइंस जुटा लें, और वही उनका मकसद है। इसमें कोई ज्यादा दिल पे देने की बात नहीं। चलिए संजय चड्ढा जी के पास आएंगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली आपकी बात पर, लेकिन फिलहाल घनेन्द्र जी इसका जवाब देना चाहते हैं। घनेन्द्र जी, जो आप जवाब दीजिएगा उसमें ये भी दीजिएगा कि ये जो सारी दिक्कत है, इसके पहले जैसे अभी एग्जाम्पल दिया उन्होंने शीला दीक्षित और अटल जी की सरकार का, दोनों का दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आप बताया कि आप उसके साक्षी रहे हैं, इस तरह के विवाद नहीं थे। और क्या ये जो एक प्रश्न उठाया गया है कि दरअसल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो उसका मकसद है, और ऐसे में जो सबसे खराब बात है वो ये है कि शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना समय आपने बीजेपी के साथी को दिया, जी बिल्कुल बोलिए, लेकिन पॉइंट पर ही रखिएगा। बिल्कुल घनेन्द्र जी बिल्कुल बोलिए, लेकिन पॉइंट पर रखिएगा। अगर आप दाएं बाएं जाएंगे मैं आपको रोकूंगा। जी नहीं, अनइंटरप्टेड। जी देखिए, 3 चीजों की बात हो रही है आज आपने जिस चर्चा को रखा। सबसे पहली बात तो कि एलजी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, एलजी ने क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर करा। मैं 3 एग्जांपल बताता हूँ अभी हाल के। 3 एग्जांपल हैं। सबसे पहले एलजी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके
और गलत तरीके से दिल्ली की चुनी सरकार को बाईपास करके, दिल्ली के यूडी मिनिस्ट्री को बाईपास करके, यूडी डिपार्टमेंट को बाईपास करके 10 लोग एमसीडी में नॉमिनेट करे। दूसरा, एलजी ने प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के जूनियर मोस्ट पार्षद को बनाया, जबकि वहां पे सीनियर मोस्ट पार्षद आम आदमी पार्टी के थे। तीसरा, एलजी साहब ने बगैर दिल्ली की सरकार से बात करे, बगैर दिल्ली की सरकार से पूछे हज कमेटी का गठन कर दिया। चौथा, फिनलैंड वाली जो भी बात हुई कि फिनलैंड टीचर्स को जाना था, इससे पहले भी 1100 टीचर्स ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। उससे पहले भी जो इनकी सरकार के इन्हीं के एलजी ने भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए, उन्होंने परमिशन दी, 1100 टीचर होके आ गए। अब एलजी साहब को क्या दिक्कत आ गई? ये 3-4 अभी हाल के एग्जांपल बता रहा हूं, जहां एलजी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर अपना के दिल्ली की चुनी सरकार के कामों को रोकने का काम करा है। मैं फिर कह रहा हूं कि एलजी साहब के पास जो काम है, नहीं, इस पर तो जवाब ले लेंगे। चलिए, आपने बिल्कुल कहा और आपकी बात भी समझ में आ गई कि उन्होंने क्या क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, इससे शिवम छाबड़ा पे जवाब ले लेंगे। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो ये जो शब्दों की मर्यादा, मैं ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर भी इसी बात से हूं जी। शब्दों पे आ रहा हूं। देखिए, शब्दावली की जो आप बात कर रहे हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, एक बार नहीं, मैं नाम कोट कर रहा हूं, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, इन सब ने क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं, अरविंद केजरीवाल एनार्किस्ट है, अरविंद केजरीवाल नक्सली हैं। जब अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक गलत से दूसरे गलत को आप सही नहीं ठहरा सकते। नहीं, एक गलत से दूसरे, अगर किसी ने आपको कहा तो आप एलजी को गलत कहने लगेंगे और वो भी इन शब्दों में, आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। ये तर्क कम से कम मैं नहीं मानता इसको। मैं कह रहा हूं अनपार्लियामेंट्री क्या है, उन्होंने बोला कौन है एलजी। निश्चित तौर पर अगर आपको लगता है कि अगर इस भाषा में राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, एलजी के लिए अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कौन है एलजी, क्यों हमारे काम रोकेगा एलजी? एलजी के जो काम है वो करे ना एलजी दिल्ली पुलिस ठीक करे, दिल्ली महिलाओं के लिए अनसेफ हो गई आज। इस पर आपने अगर अपनी बात, चलिए ठीक है, के नाम से जानी जाती है, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, उसको घसीटा जाता है, एक लड़की को 12 किलोमीटर। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं शिवम छाबड़ा का, और उसके बाद फिर हम आएंगे संजय जी के पास। अपना काम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, ठीक है, बड़ी विचित्र बात है। किसी को एनार्किस्ट कहना क्या उसका अपमान है क्या? अरविंद केजरीवाल एनार्किस्ट है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के निर्णय वो कर रहे हैं वो एनार्किस्ट हैं, थे और रहेंगे। अगर उनके अपने हिस्सा को ठीक नहीं करेंगे तो एनार्किस्ट हैं, इसमें कोई अभद्रता नहीं है। आप एलजी साहब के बारे में, कौन है एलजी, क्या है एलजी, क्या इस प्रकार की भाषा, ये सड़क छाप भाषा दिल्ली के अंदर में, दिल्ली विधानसभा के अंदर में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, क्या वहां पर इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? मुझे एक समझदार और सही मायने में सजग दिल्ली के नागरिक के रूप में उत्तर दे दीजिए, मैं आपकी बात को कह दूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कही कि एल्डरमैन अपॉइंट कर दिए दिल्ली के अंदर, तो मैं इनको थोड़ा और रिमाइंड कर देता हूं। मैंने कहा ना, देश संविधान से, दिल्ली संविधान से चलती है, इनके और आपके मेरे मन से नहीं चलती है। दिल्ली के अंदर में, नगर निगम के अंदर में गजेंद्र बाबू भी एक एल्डरमैन थे पिछली सरकार के दौरान। अब वो पिछली सरकार की स्थिति ये थी कि दिल्ली नगर निगम का जो एक्ट था उसके अंदर में दिल्ली सरकार प्रोमिनेंस में थी, क्योंकि दिल्ली ट्राइफरकेटेड थी। दिल्ली के अंदर 3 निगम थे। मैंने कहा ना, पढ़ लिख के आना चाहिए, अच्छा लगता है, उसके अंदर उत्तर देने में मुझे भी आनंद आता। आपने ट्राइफरकेटेड थी, दिल्ली की सरकार उसके अंदर में मेजर रोल प्ले करती थी। पहला के निर्णय जो दिल्ली सरकार के, जो फंडिंग दिल्ली नगर निगम की थी, वो दिल्ली सरकार के माध्यम से आती थी। जब इसका यूनिफिकेशन हो गया केंद्र के अंदर में, लोकसभा के अंदर में यूनिफिकेशन हुआ, उसके अंदर में दिल्ली के अंदर में दिल्ली का जो निर्णय है, जो गवर्नमेंट है, अगर उस एक्ट को पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का अर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्थ ये हुआ कि दिल्ली का जो निर्णय है वो एलजी साहब लेंगे। एलजी साहब ने अपने पूरे वेग से दिल्ली के अंदर 10 एल्डरमैन बनाए। अब हरेंद्र बाबू ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार 10 एल्डरमैन बनाए थे या कितने भी बनाए थे, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, एलजी साहब से कोई राय मशवरा किया था? उन्होंने क्या उनसे वाद, मतलब उन्होंने कोई चिंता करी थी कि साहब किसको बनाना है और किसको नहीं? हरेंद्र बाबू स्वयं एग्जाम्पल है। अब हरेंद्र बाबू के पास में कौन सा नगर निगम का बहुत ज्यादा अनुभव था कि उनको एल्डरमैन बनाया जाना चाहिए था? मुझे आपका जवाब दे दीजिए। इसलिए इस प्रकार की ओछी और मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपने ये कहा कि फिनलैंड भेजने के पर उन्होंने प्रश्न उठाया, मैं उसका भी उत्तर देता हूँ क्योंकि फैक्चुअल बात है ना। मैं इस बात को भी रिमाइंडर दे देता हूँ, जहां तक मेरी जानकारी काम कर रही है, एलजी साहब ने भी इसको ऑन रिकॉर्ड कहा है कि लगातार उनके वाइस प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स को लगातार 10 दिन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक वर्कशॉप के लिए जाने के लिए भेजा गया, क्योंकि वो स्पेसिफिक थी और टाइम बाउंड थी। उसकी ट्रेनिंग की भी परमिशन एलजी साहब ने दी है भाई।
तो आप कल्पना करिए कि एक जत्थे की परमिशन एलजी साहब नहीं दे रहे, उसके लिए वो एकदम कौन है एलजी, क्या है एलजी, इस प्रकार की बयानबाजी कर देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चलिए इस पर घनेन जी का जवाब लेंगे, उससे पहले संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, जब हम बात संविधान की करते हैं, अभी आपने बड़ा विस्तार से समझाया शुरुआत में कि किस तरह से एलजी के या किसी भी राज्यपाल के उपराज्यपाल के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। अगर जिस तरह का ये जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है बार बार, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में इस तरह का विवाद हो रहा है और फिर जो राइट्स, जो पावर्स जो एलजी को दिए गए हैं, अगर इस तरह की अनुशासनहीनता की जाए या उनके पावर्स को मानने से इनकार किया जाए, तो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस इसमें देखने को मिलते हैं? देखिए, जहां तक बात है अनुशासनहीनता की और परिपक्व शब्दों के इस्तेमाल न करने की, जैसा कि दरअसल मेरी मंशा वही थी पूछने की। जी हाँ, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कि भाई आप अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या ये थोड़ा मर्यादित तो नहीं ही है। इसमें मैं भी अपनी ओपिनियन यही समझता हूं, मेरा भी अपना मंशा यही है, क्योंकि हमको किसी भी व्यक्ति की मर्यादा के खिलाफ नहीं जाना है। ऐसा बहुत एक साधारण सी बात है, इसमें तो किसी कानून की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एज फार एज स्पेसिफिक क्वेश्चन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रोविजन किया गया है कि सदन में अगर अमर्यादित भाषा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो स्पीकर हैं उनको उस चीज को, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जो डिस्कस हुआ है उसको रिमूव करने का अधिकार है, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों की उस पर बात करें तो साइलेंट। जी 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 घनेन जी, आपसे सीधा सवाल, आपको नहीं लगता है कि ये सारे विवाद तो देखिए राजनीति में चलते रहेंगे, कुछ आप भी आरोप लगाएंगे, कुछ उधर से आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन शब्दों की मर्यादा सिर्फ राज्यपाल के लिए ही नहीं, उपराज्यपाल के लिए नहीं, और कम से कम उपराज्यपाल जैसे जो संवैधानिक पद है उस पर थोड़ी सी जो इस तरह की मर्यादा है उसको आगे आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, केजरीवाल जी कम से कम ध्यान रखना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि ये गलती हुई है? देखिए, अभी भी आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि केजरीवाल नक्सलवादी है, एनार्किस्ट हैं, रहेंगे और हैं। देखिए, अभी भी आपके चैनल में बोल दिया, लेकिन आपने नहीं टोका। और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला कि कौन है एलजी, और भी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, और भी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है दरअसल। जी दरअसल कौन है एलजी? मेरे को एक बात बताओ, कौन है एलजी? कैसे मर्यादित भाषा हो गई? नक्सली बोलना मर्यादित भाषा है, आतंकवादी बोलना मर्यादित भाषा है, लेकिन कौन है एलजी या मर्यादित भाषा होगी? किस तरीके की तानाशाह को तो तानाशाही कहेंगे ना सरकार। देखिए, तानाशाह को तो तानाशाही कहेंगे। मैं दरअसल मुझे लग रहा है कि अभी भी आप लोग इसको, जो मेरे प्रश्न की मंशा है शायद उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक बार संजय चड्ढा जी के पास वापस जाऊंगा। संजय चड्ढा जी, कुछ आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी बात कहिएगा ही, लेकिन ये जो विवाद है दरअसल राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच में, ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, और भी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से ये जो पूरा विवाद है, कैसे इसको समझना चाहिए, कैसे इस पर कोई लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, ये एक बहुत मैं तो यहां तक जाऊंगा कि पुराने समयों में भी हमने देखा है कि जब जहां पे कहीं पे विपक्षी दल की सरकार होती है, वहां पे गवर्नर और उनमें डिस्प्यूट और इस तरह की चीजें पाई गई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जैसा कि अभी मैं बहुत आदर के साथ, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, जैसे मेरे छोटे भाई अभी शिवम जी कह रहे थे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और ये सब चीजें भी मेरा आपसे अनुरोध है कि हमको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप भी आपको बहुत बड़े लोग देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक का ये, लोकतंत्र का ये एक तकाजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र का एक तकाजा है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, और अभी तो इनके समक्ष दोनों मेरे युवा लोग हैं, मैं दोनों का बहुत आदर करता हूं, दोनों के समक्ष बहुत बड़ा रास्ता है अभी। आपको थोड़ी सी मर्यादा हम सबको रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बात बहुत जल्दी से संजय जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बाकी राज्यों में जो इस तरह की डिबेट चल रही है और इस तरह का जो पूरा दिक्कत आ रही है, किस तरह से इसको समझा जाए, कैसे इसको क्या खत्म करने का कोई तरीका है? बहुत जल्दी से संक्षेप में आप समझा दीजिए। देखिए, इसमें एक तो ये जो इस तरह का द्वंद्व है, ये हम हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं, और उसका रीजन है, हमने
हमने देखा कि सरकार की सरकारें हटा दी गई चुनाव हारने और चुनाव जीतने के बल पे, तो वो सब होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में परिपक्वता दी है। अब इस तरीके से सरकार नहीं हटाई जा सकती जैसे कि पहले हो जाता था। 7 या 8 सरकारें चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई तो 8 सरकारें चली गई। तो परिपक्वता आ रही है, और ये छोटी मोटी चीजें अगर हमारे लीडर्स इस चीज को ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि द्वंद्व तो दोनों पक्ष से है, मैं बहुत स्पष्ट बातों में बोल रहा हूं। अगर ये मर्यादा का जहां तक प्रश्न है उसको रखा जाना चाहिए। लॉ प्रोग्रेसिव है, अगर मैं लीगल, क्योंकि मैं एक लीगल व्यक्ति हूं, मैं किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू यहां नहीं रख रहा हूं, लेकिन लॉ ग्रो कर रहा है। लॉ अभी पहले से स्ट्रांग हो चुका है। अब अस्थिरता जो है वो नहीं है, और उसी के आधार पे हम सब लॉ से ही गवर्न होते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में दी गए प्रोविजन से ही गवर्न। जी जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर कम से कम यहाँ पर हम इस अगर निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी राजनीतिक द्वंद्व है वो राजनीतिक दलों को करने का अधिकार है, वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, लेकिन कम से कम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और कम से कम आपस की भी डिबेट में अगर थोड़ी सी मर्यादा रखी जाए तो शायद जो कड़वाहट है वो ना रहे, और जब सभी लोग एक लोकतंत्र में कंधे से कंधा मिलाकर विकास करना शायद सभी का उद्देश्य होता है। ऐसे में अगर सभी लोग शब्दों का चयन अच्छा करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, घनेन्द्र भारद्वाज आपका भी शुक्रिया, संजय चड्ढा जी आपका भी शुक्रिया, शिवम छाबड़ा आपका भी शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना पर क्या कुछ निर्देश दिया।